गुड इवनिंग। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। तो दो चीजें इसमें हम पढ़ते हैं, कैलोरीमेट्री क्या होता है और थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। तो छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो कम मेहनत में आउटपुट देने वाला चैप्टर है ये, तो इसलिए अच्छे से हमें आना चाहिए। तो देखो, ये जो चैप्टर है अब हम पढ़ने वाले हैं, ये सब जो है फिजिक्स की एक ब्रांच है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसका पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो ब्रांच है फिजिक्स की, दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट। और एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो शायद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करके होगा, और एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अलग चैप्टर है, एक थर्मोडायनेमिक्स अलग चैप्टर है, एक शायद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नाम से होना चाहिए, जिसमें ये सब चीजें आती हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें कि हीट क्या होती है। सबसे पहले तो हम यही बात करें तो देखो, हीट सब लोग जानते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन कैसी एनर्जी, किस एनर्जी की यहां पर हम बात कर रहे हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। पोटेंशियल एनर्जी जो कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन के कारण एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। तो हीट क्या होती है, तो देखो हीट क्या है, कई बार हम थोड़ा सा उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो हम बोलते हैं कि जैसे किसी बॉडी में हीट ज्यादा है, किसी बॉडी में हीट कम है, लेकिन ये बोलना गलत हो जाता है। एक्चुअली बॉडी का हम क्या मेजर करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। और टेम्परेचर जो है वो बॉडी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी किसी भी बॉडी में मॉलिक्यूल्स की, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, टेम्परेचर होगा। अब अगर एक गर्म चीज है, अब गर्म चीज का मतलब ये नहीं है उसमें हीट ज्यादा, ध्यान रखना है, गर्म चीज है मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है। एक कोई ठंडी चीज है, उसका टेम्परेचर मतलब कम है। तो अगर हम उनको किसी तरह से संपर्क में लाएं तो क्या होता है, गर्म वाले से कुछ एनर्जी ठंडे वाले में जाएगी, गर्म वाली चीज थोड़ी ठंडी होगी, ठंडी वाली थोड़ी सी गर्म होगी। तो ये जो एनर्जी फ्लो करती है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, इस एनर्जी को हीट बोला जाता है। तो हीट बॉडी के अंदर नहीं होती, ध्यान रखना है। बॉडी का क्या होता है, टेम्परेचर, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी फ्लो करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, या एक ही बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, जैसे एक आयरन रॉड है, उसके एक हिस्से को हमने गर्म कर दिया तो धीरे धीरे दूसरा हिस्सा भी गर्म होता रहेगा। तो क्या हो रही है, एनर्जी फ्लो कर रही है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो ये जो एनर्जी फ्लो में होती है, ट्रांजिट में होती है, इसी को क्या बोला जाता है, हीट बोला जाता है। तो ये हमें हीट का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो द एनर्जी दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज और बिटवीन एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी फ्लो करती है उसी को क्या बोला जाता है, हीट बोला जाता है। ठीक है, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ये इंपॉर्टेंट है कि जो एनर्जी फ्लो में है, ट्रांजिशन में है, उसी को हीट बोला जाता है। हम हीट ऑफ बॉडी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इस बॉडी की हीट ज्यादा है या इस बॉडी की हीट कम है। ठीक है, नाउ once it is transferred it becomes the internal energy of the receiving body। तो एक बार वो ट्रांसफर हो गई तो जिसमें जाएगी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी, जिससे गई उसकी इंटरनल एनर्जी कम कर देगी। ठीक है, it should be clearly understood that the word heat is meaningful only as long as the energy is being transferred। ठीक है, तो हीट तभी मतलब रखती है जब वो ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, और वो भी किस कारण से ट्रांसफर हो रही है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। अगर बिना टेम्परेचर डिफरेंस के ट्रांसफर हो रही है तो फिर उसको हीट नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन अगर हम बोले हीट इन अ बॉडी, हीट ऑफ अ बॉडी, ये सब मीनिंगलेस
बातें होती हैं। अब देखो हीट एनर्जी ही है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अच्छा, पहले जो हीट है उसको और जो दूसरी एनर्जी है या वर्क है उसको सेपरेट देखा जाता था। तो एनर्जी या वर्क के लिए हम जूल यूनिट यूज करते थे और हीट के लिए कैलोरी वर्ड यूज करते थे, कैलोरी यूनिट यूज करते थे। बाद में एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि हम वर्क करके भी टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे भाई हमने पहले क्या देखा कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे एनर्जी जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, उस एनर्जी के फ्लो को हीट बोला गया। बाद में देखा हम किसी चीज का वर्क करके भी टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है, यानी वर्क इज ऑल्सो कन्वर्टिबल टू हीट। तो ये देखा गया कि वर्क, एनर्जी, हीट ये सब एक जैसी क्वांटिटीज हैं, लेकिन शुरुआत में हीट को अलग क्वांटिटी माना जाता था और हीट के मेजरमेंट के लिए जो यूनिट यूज की जाती थी वो थी कैलोरी। तो क्या देखा गया, कैलोरी और जूल मतलब वर्क और हीट एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जो रिलेशन निकल के आया, जो भी यूनिट्स कैलोरी को मानते थे और जूल जो था, तो 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, तो 1 कैलोरी इज 4.18 जूल्स। इसको हम कई बार सिंप्लिसिटी के लिए वैसे दिया भी होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल्स भी ले लेते हैं कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान करने के लिए। ठीक है, अब 1 कैलोरी क्या होता है, देखो कॉमन डेफिनेशन 1 कैलोरी की होती है 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो 1 कैलोरी होती है। ये कॉमन डेफिनेशन है, लेकिन देखो इसमें भी क्या होता है, अगर हम बहुत डिटेल में जाएं तो वो 1 डिग्री कौन सा बढ़ा रहे हैं, हम 0 से 1 बढ़ा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, उसमें अलग अलग में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, अंतर आ सकता है। तो एक स्टैंडर्ड चेंज देखा गया, और कैलोरी को एक्चुअली कैसे डिफाइन किया जाता है, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 to 15.5 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो वो 1 डिग्री भी स्पेसिफिक होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमसे सिर्फ ये पूछते हैं जनरल डेफिनेशन क्या है, तो जनरली हम ऐसे लिख देते हैं कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी किस पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको 1 कैलोरी बोलते हैं। लेकिन वो 1 डिग्री भी कितना होता है स्पेसिफिकली 14.5 से 15.5, ये याद रखना है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियसली एग्जामिनेशंस में कि ये स्पेशली टेम्परेचर चेंज कौन सा होता है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है भाई, कॉमनली तो हम यही बोल देते हैं 1 डिग्री का चेंज, लेकिन स्पेसिफिकली भी पूछा गया है तो इसलिए हमें वो 1 डिग्री कहां से होता है, 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ये हमें आइडिया होना चाहिए कैलोरी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो हीट की डेफिनेशन, एक कैलोरी की डेफिनेशन, तो हीट की डेफिनेशन टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी फ्लो करती है एक बॉडी से दूसरे में उसको हीट बोला जाता है। और 1 कैलोरी क्या होता है, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। और उसमें प्रेशर को भी हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट, कितना, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। अब इसमें कुछ चीजें कैलोरीमेट्री में एक्चुअली होता क्या है, कैलोरीमेट्री में हम बात करते हैं कि जब दो बॉडीज हीट का एक्सचेंज करती हैं या हीट देते हैं तो कैसे उसका टेम्परेचर चेंज होगा, या कई बार फेस चेंज हो रहा है, जैसे आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, वाटर स्टीम में, तो इनसे रिलेटेड हम चीजें डिस्कस करते हैं। तो अब हर सब्सटेंस के लिए कुछ क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसपे डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस कितनी हीट लेकर कितना टेम्परेचर चेंज करेगा। तो वो कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं, तो उनको पहले समझते हैं। तो यहां पर एक टर्म आ रही है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि किसी सब्सटेंस का यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हीट सप्लाई करनी पड़ती है उसी को स्पेसिफिक हीट बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे एम को हमने रख दिया यूनिट, 1 यूनिट, तो अगर सीजीएस यूनिट में बात करेंगे तो वो 1 ग्राम हो जाएगा, एसआई यूनिट में बात करेंगे तो केजी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ाना। अच्छा देखो, डिग्री में भी एक चीज का ध्यान रखना है, टेम्परेचर में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि टेम्परेचर में जब हम सिर्फ टेम्परेचर की बात करते हैं, ओनली टेम्परेचर, तो वो किस में लिया जाता है, केल्विन में।
तो अगर सिर्फ टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसको केल्विन में यूज किया जाता है, क्योंकि केल्विन इज द एसआई यूनिट, ठीक है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करते हैं तो उसमें टेम्परेचर डिफरेंस मतलब डेल्टा टी, तो ये हम केल्विन में भी ले सकते हैं और डिग्री सेल्सियस में भी, दोनों में ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं आता है। तो रिलेशन क्या होता है तुम्हें पता ही होगा कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? ऐड करते हैं 273। यस सर। ऐड नहीं करते हैं, किससे ऐड करते हैं? जैसे 1 डिग्री है तो कितना हो जाएगा? 274 केल्विन। हाँ, तो 273 इतना केल्विन, मतलब 273 को ऐड करते हैं। वैसे 273.15 होता है, अप्रोक्सीमेटली हम 273, तो एडिशन हो रहा है, इसीलिए डेल्टा टी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो फर्क पड़ जाता, ठीक है। तो मैं डिफरेंस लूंगा, जैसे मान लो 2 डिग्री है तो 2 डिग्री कितना केल्विन हो जाएगा? 2 + 273 केल्विन। अब मैं डिफरेंस लूंगा तो 273 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे भी डिग्री का चेंज भी 1 आएगा, केल्विन का भी 1 आएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम इन केल्विन और डिग्री सेल्सियस। तो कई बार क्या होता है, टेम्परेचर चेंज यूज हो रहा है, जैसे यहां पर टेम्परेचर चेंज है, तो फिर हमें यहां पे हम इसीलिए 1 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं, सेल्सियस बोले केल्विन बोले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, टेम्परेचर चेंज में हम डिग्री सेल्सियस भी यूज कर सकते हैं, केल्विन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन कहीं पर सिर्फ टेम्परेचर यूज करना है तो एसआई यूनिट केल्विन होती है, तो हमें केल्विन में उसको लेना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक हीट अब क्या है? तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट गेन और रिलीज बाय दैट सब्सटेंस टू रेज और फॉल इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। तो अभी हम बात करें सिर्फ गेन की बात करें, तो अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है किसका? यूनिट मास का, तो जो हीट देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट। या 1 डिग्री घटाना है तो जो हीट निकालनी पड़ेगी, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो स्पेसिफिक हीट इज Q बाय m डेल्टा टी, इसको डेल्टा क्यू भी बोल सकते हो, हीट कितनी दी अपन ने डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू बाय m डेल्टा टी। तो अगर m को हमने यूनिट कर दिया सॉरी, डेल्टा टी को भी यूनिट कर दिया, तो स्पेसिफिक हीट आ जाएगी डेल्टा क्यू बाय m डेल्टा टी के बराबर। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट ये हमें याद रखनी है, वैसे गिवन भी होती है, ठीक है। वैसे ये वैल्यू याद रखने के बजाय हम क्या याद रखते हैं? ये वैल्यू सिर्फ याद रखते हैं, आसान है याद करने में, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब ये सीजीएस यूनिट में आ गई, इसी को उसमें एसआई यूनिट में करना है, तो 1 कैलोरी कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल, तो 4.2 कर दिया। ग्राम में 1/1000 केजी होता है, तो 1000 ऊपर आ गया, तो ये 4200, इस तरह की वैल्यू में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये याद रखो, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जरूरत पड़ने पे इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। और ज्यादातर ये गिवन ही होता है, अगर क्वेश्चन में कहीं यूज हो रहा है तो, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमारे मटेरियल में क्वेश्चन मिलेंगे तो वहां नहीं गिवन होगा, क्योंकि ये याद रखना चाहिए। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन होता है, और जो गिवन है फिर वही यूज करना है। फिर ये नहीं कि सर हमें तो ये याद था हमने यूज कर लिया, नहीं, फिर जो दिया है वही यूज करना है, चाहे वो कुछ उठपटांग वैल्यू दी हो, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ऐसी स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम या आइस कितनी होती है? इसकी आधी होती है, कितनी? 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वाटर की 1, स्टीम या आइस की आधी, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कब यूज की जाती है? जब सेम फेज में टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे पानी है, वो पानी की फॉर्म में ही टेम्परेचर क्या हो रहा है? उसका चेंज हो रहा है। अगर फेज चेंज हो रहा है तो उसको यूज नहीं करते, आगे हम देखेंगे, उसके लिए दूसरा वर्ड एक यूज करते हैं, ठीक है। तो पानी जैसे 0 से 100 तक जा रहा है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। 100 के बाद पानी उबलने लगेगा, भाप बनने लगेगी, तो वहां स्पेसिफिक हीट यूज नहीं होती। स्पेसिफिक हीट कब यूज होती है? तो सेम फेज में, या टेम्परेचर चेंज इन सेम फेज, ये हम लिख लें यहां पर। तो जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है इन सेम फेज, उसी अवस्था में, ठीक है, जब तापमान में बदलाव होता है तो उसको
स्पेसिफिक हीट का यूज करके हम बता सकते हैं कि कितनी हीट देनी पड़ेगी किसी टेम्परेचर चेंज के लिए। चलो, जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg वाटर बाय 20 डिग्री सेल्सियस। 1 kg पानी है, ठीक है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री बढ़ाना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बताओ जल्दी से। चलो, तो सबका सही आ रहा है, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी। तो एम 1 kg, ग्राम की बात करेंगे तो 1000 हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट ग्राम में क्या होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर चेंज 20 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, सीजीएस यूनिट में ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 20,000 कैलोरी, यानी कि 20 किलो कैलोरी। और 1 कैलोरी में 4.2 अगर हम मान ले तो, ठीक है ना, जूल होते हैं, तो ये आ जाएगा 840 किलो जूल, ठीक है, नहीं 84 किलो जूल, सॉरी, तो 84 किलो जूल आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आंसर निकाल रखा है किलो कैलोरी में, तो कैलोरी को 4.2 या 4.18 मान के भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है। तो 4.2 मानोगे तो वो 42 इंटू 2, 84 किलो जूल या 20 किलो कैलोरी, इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। चलो, अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। देखो क्या है, चीजों को समझना भी है, मतलब एक तो हम रट लेते हैं लेकिन समझना है। जैसे स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे कॉपर की स्पेसिफिक हीट है, तो कॉपर की प्रॉपर्टी, कॉपर का मैं छोटा सा गोला लूं, बड़ा सा गोला लूं, ब्लॉक लूं, ठीक है, उस कॉपर की स्पेसिफिक हीट फिक्स है, और जितना ज्यादा हम मास लेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उस हिसाब से हीट रिक्वायर्ड है, एम एस डेल्टा टी। तो एम ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा चाहिए, एम कम होगा तो हीट कम चाहिए। ये क्लियर है। अब हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, ये क्या बला है, देखो कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक बॉल फिक्स है, कॉपर की बॉल है मेरे पास, अब उस कॉपर की बॉल का मास भी फिक्स है, और स्पेसिफिक हीट तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो भी फिक्स है। अब अगर मुझे उसको यूज करना है कहीं पर भी कि उसको किसी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो मैं एक तो तुम्हें मास बताऊंगा कि भैया इसका मास इतना है, दूसरा उसकी स्पेसिफिक हीट बताऊंगा कि भैया इसकी स्पेसिफिक हीट इतनी है। तो मैंने क्या सोचा कि यार मैं दो चीजें क्यों बताऊं, ये गोला तो फिक्स है, इसका मास भी फिक्स है, इसकी स्पेसिफिक हीट भी फिक्स है, तो मैं इन दोनों के प्रोडक्ट को ही एक क्वांटिटी बोल देता हूं, और वो मैं बता दूं तुमको, तो मेरे को दो चीजें नहीं बतानी पड़ेंगी, तुम्हारा भी काम आसान है, मल्टीप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा। तो वो जो मास और स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट है उसको क्या बोल देते हैं, हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। तो वो बेसिकली एक गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट हो जाती है, समझ आ रहा है। स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, जैसे वाटर की बात करें, वाटर की स्पेसिफिक हीट है 1 सीजीएस यूनिट में, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब मैं 1 kg पानी लूंगा तो भी 1 है, 2 kg लूंगा तो भी 1 है, 3 kg लूंगा तो भी 1 है। तो अगर मेरा पानी बदलता जा रहा है तो मैं स्पेसिफिक हीट बता दूंगा तुमको जितना मास दिया तुमने उससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब मेरे पास एक पानी की बोतल है, पानी की बोतल है फिक्स है, उसमें पानी फिक्स अमाउंट का पानी है। अब पानी का मास फिक्स हो गया, स्पेसिफिक हीट फिक्स हो गई, तो मैं अब अलग से तुम्हें मास बताऊं, स्पेसिफिक हीट बताऊं, उसकी वजह मैंने कहा हर बार मुझे इतना ही पानी यूज करना है, तो उसका मास भी फिक्स है, स्पेसिफिक हीट भी फिक्स है, तो मैं क्या कर देता हूं, एक अलग से टर्म बता देता हूं, हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। तो ये थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी होता है। तो हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज, जब किसकी है, बॉडी की, स्पेसिफिक हीट किसी प्रॉपर्टी थी, मटेरियल की, समझ आ रहा है। तो दोनों, जैसे मास एक बॉडी की प्रॉपर्टी, उस बॉडी का मास इतना, डेंसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी की, डेंसिटी कॉपर की है, कोई भी कॉपर ले लो वही डेंसिटी है, उसका तुम छोटी बॉल बनाओगे तो मास डिफरेंट आ जाएगा, बड़ी बनाओगे तो मास डिफरेंट आ जाएगा। तो ऐसे ही स्पेसिफिक हीट और ये हीट कैपेसिटी को हम समझ सकते हैं। तो हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी बाय 1 डिग्री, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट सप्लाई करनी पड़ती है उसको क्या बोला जाता है, हीट कैपेसिटी बोला जाता है। तो अगर m जो है मास है,
एस स्पेसिफिक हीट है बॉडी की, तो हीट कैपेसिटी किसके बराबर हो जाएगी, m इंटू एस। तो देखो हीट कैपेसिटी की टर्म में इसको c से भी डिनोट कर देते हैं, तो डेल्टा क्यू इज रिटर्न एज c इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेसिकली एक गिवन बॉडी के टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी, तो हीट कैपेसिटी इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और हमने वहां क्या देखा था, डेल्टा क्यू एम एस डेल्टा टी है, तो हीट कैपेसिटी इफेक्टिवली मास इनटू स्पेसिफिक हीट के बराबर होती है। लेकिन मेन चीज क्या है, अगर हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी दी है, उसको डायरेक्टली टेम्परेचर चेंज से मल्टीप्लाई करके हम डेल्टा क्यू निकाल सकते हैं। यूनिट देखोगे अब इसकी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन, या इसको जूल पर डिग्री सेल्सियस बोलोगे तो वो भी हम सीजीएस यूनिट बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री में, सेल्सियस में, दोनों में, केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में सेम रहता है, तो हम इस तरह से उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा। सर, हाँ सर हम क्या ये बोल सकते हैं कि हीट कैपेसिटी किसी बॉडी की इंडिपेंडेंट होती है उसकी नेचर से, मतलब मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है ना, उसके मटेरियल पे तो डिपेंड कर रहा है ना। जी सर। स्पेसिफिक हीट मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जी सर। मास बॉडी की प्रॉपर्टी है, ओके सर। तो नेचर पे तो डिपेंड कर ही रहा है। ऐसा नहीं कि तुमने 1 किलो की आयरन बॉल ले ली, 1 किलो की कॉपर बॉल ले ली, 1 किलो की एल्युमिनियम बॉल ले ली, तो सबके लिए सेम हो जाएगा। जी सर। स्पेसिफिक हीट तो अलग अलग है ना, तो स्पेसिफिक हीट मटेरियल की प्रॉपर्टी है, हीट कैपेसिटी उस पर्टिकुलर मटेरियल के फिक्स्ड मास की प्रॉपर्टी है। फिक्स्ड मास मतलब कोई भी हमने ऑब्जेक्ट ले लिया तो एक वो फिक्स्ड मास हो गया उसका, उसकी स्पेसिफिक से, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वो कांस्टेंट हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, जैसे अब ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालो। देखो इसमें क्या बोला हुआ है, 2 spheres of radii in the 2 ratio 2:3, in the 2 की जरूरत नहीं, in the ratio 2:3 have specific heats in the ratio 3:2। अब थर्मल कैपेसिटी, तो थर्मल कैपेसिटी क्या होता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। अब देखो कुछ नहीं दिया है तो हम यही मान के चलेंगे दोनों स्फीयर्स का मटेरियल क्या है, सेम है, क्योंकि अदरवाइज हम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें क्या है, कई बार क्वेश्चन के हिसाब से हमें एज्यूम भी करनी पड़ती। तो अब मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक हीट। तो डेंसिटी सेम मान के चलेंगे। वॉल्यूम, अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो स्पेसिफिक हीट इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इंटू एस हो जाएगा। अब C1/C2 अगर हम निकालेंगे तो प्रोपोर्शनल, जब भी रेशियो लेना है तो प्रोपोर्शनैलिटी मैटर करती है, तो R1/R2 का क्यूब इंटू S1/S2 ये आ जाएगा। तो R1/R2 कितना है, 2:3, तो उसका क्यूब कर देंगे, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, और S1/S2 3:2 है, तो ये आ जाएगा 4:9। तो ये रेशियो आ जाएगा हीट कैपेसिटीज या थर्मल कैपेसिटीज का। ठीक है, तो यही यहां पर हमने करके शो किया हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस बेसिक क्या होता है थर्मल कैपेसिटी, उसका ये नॉलेज होना चाहिए हमें, और हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2 और चीजों की, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एंड वाटर इक्विवेलेंट। तो पहले बात करते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। देखो ये कुछ भी नहीं होता है, एक्चुअली जूल और कैलोरी का जो रिलेशन है कि जूल को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसी को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोला जाता है। मतलब सेम क्वांटिटी को, जैसे हीट है उसको हमने जूल में मेजर कर लिया, उसको हमने कैलोरी में मेजर कर लिया, तो क्या रिलेशन आएगा, दैट इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो कई बार किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है या पूछ लें तो हमें बस पता होना चाहिए कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स एस्टेब्लिश्ड दैट हीट इज इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल एनर्जी एंड मेजर्ड हाउ मच मैकेनिकल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू कैलोरी। तो एक्सपेरिमेंटली जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने ये रिलेशन एस्टेब्लिश किया कि हीट और वर्क एक जैसी क्वांटिटीज हैं और कितने वर्क को हम कितनी हीट के बराबर मान सकते हैं। तो इफ मैकेनिकल वर्क W प्रोड्यूसेस द सेम टेम्परेचर चेंज एज हीट H, ठीक है, तो अगर हमने H हीट सप्लाई की, टेम्परेचर चेंज हुआ कुछ डेल्टा T,
W वर्क करके भी अगर उतना ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो W को हम क्या लिख सकते हैं, J इंटू एच। यहाँ पे J क्या कहलाता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो बेसिकली ये क्या हो गया, वर्क मतलब जूल, हीट मतलब कैलोरी, जूल और कैलोरी का रिलेशन। तो जनरली इसकी वैल्यू क्या होती है, 4.18 जूल पर कैलोरी। ठीक है, बाकी अगर किसी क्वेश्चन में निकालना होगा तो W जो निकाल दिया होगा या हम निकाल सकते हैं किसी तरीके से, वो वर्क निकाल लेंगे, उसको हीट से डिवाइड कर देंगे तो J की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत ज्यादा नहीं काम आता है, लेकिन कभी भी दिया है तो हम ये सोचेंगे अरे यार नई चीज आ गई, तो वो नई चीज नहीं है, बस जूल और कैलोरी का जो रिलेशन है उसको एक टर्म से डिनोट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मतलब हीट कितने मैकेनिकल वर्क के इक्विवेलेंट होती है। तो 1 कैलोरी हीट 4.18 जूल मैकेनिकल वर्क के इक्विवेलेंट होती है, वही मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होता है। अब एक ये नई और टर्म आ गई, वाटर इक्विवेलेंट। या वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, अब देखो कई बार क्या होता है, कोई सब्सटेंस है हमारे पास, ठीक है, मान लो एक गेंद है कॉपर की, आयरन की, किसी मान लो आयरन की एक बॉल है। अब क्या करें, या तो हम उस आयरन की बॉल का मास दे दें, स्पेसिफिक हीट दे दें तो बस हमारे लिए काम हो गया, हीट कैपेसिटी दे दें तो भी काम हो गया। कई बार क्या बता देते हैं कि उस आयरन की बॉल का हमें बता देंगे इसका वाटर इक्विवेलेंट इतना है। तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि उस आयरन की बॉल को हम उतने वाटर के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो अलग से उसका ना तो मास देते हैं, ना स्पेसिफिक हीट देते हैं, ना थर्मल कैपेसिटी दे रहे हैं, उसका वाटर इक्विवेलेंट दे दिया। तो क्या यूज करोगे, भाई आयरन की बॉल है, अब उसके बारे में कुछ नहीं बताया, बस बोल दिया उसका वाटर इक्विवेलेंट है 50 ग्राम। तो ग्राम मतलब इसकी यूनिट किसमें होती है, मास की यूनिट में। यानी कि वो आयरन की बॉल 50 ग्राम पानी के इक्विवेलेंट है। जितनी एनर्जी 50 ग्राम पानी को लगती है गर्म होने में, मतलब उसका कुछ टेम्परेचर चेंज होने के लिए, उतनी ही इस आयरन बॉल को लगती है। यानी जहां भी हमें कैलकुलेशन करनी है तो उस आयरन बॉल को 50 ग्राम पानी के बराबर हम मान सकते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अंग्रेजी में अगर बात करें तो इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर which requires the same amount of heat for the same temperature rise as that of the object। ठीक है, तो पानी का वो अमाउंट जो उतनी ही एनर्जी या हीट रिक्वायर्ड करता है जितनी ऑब्जेक्ट को चाहिए सेम टेम्परेचर राइज के लिए, मतलब उस ऑब्जेक्ट को उतने पानी के हम बराबर मान सकते हैं, इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट का मास है m, अब ये सब चीजें जस्ट बाय चांस कहीं पे ऐसी चीज आ गई, इसकी जरूरत नहीं पड़ती कैलकुलेशन में, तो वाटर इक्विवेलेंट दे दिया, मतलब उस ऑब्जेक्ट को भूल जाओ, मान लो उतना पानी है तुम्हारे पास। बाकी अगर रिलेट करना है उसको ऑब्जेक्ट के मास स्पेसिफिक हीट से, तो क्या होगा, तो m अगर ऑब्जेक्ट का मास है, s ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट है, उसका डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ms डेल्टा टी। अगर वाटर का मास है mw, वाटर की स्पेसिफिक हीट है SW, तो उसका डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी MW SW डेल्टा टी। तो यानी कि ये जो MW है यही वाटर इक्विवेलेंट हो जाएगा, कि भाई जो ऑब्जेक्ट था उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए वो कितने पानी का टेम्परेचर चेंज कर पाएगी वो हीट, तो उतने पानी के वो इक्विवेलेंट है। दिस MW इज MS अपॉन SW, डेल्टा टी कट गया, तो यही क्या कहलाता है, बेसिकली वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। अब SI यूनिट में, सॉरी CGS यूनिट में, कैलोरीज में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होती है, तो वाटर इक्विवेलेंट को हम MS बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, MS अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो ये याद नहीं करना, जरूरत पड़ने पे निकाला जा सकता है रिलेशन। मेन चीज क्या याद रखनी, कहीं पर दिया है तो उस ऑब्जेक्ट को हम उतने पानी के बराबर मान सकते हैं। अब पानी की स्पेसिफिक हीट हमें याद होती है या क्वेश्चन में दी होगी, उसको हम यूज कर सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं, कहीं पर आ जाए तो घबराना नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, बस हमें समझना है। अब हम बात करते हैं फेज चेंज। देखो, अब जब स्पेसिफिक हीट की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सेम फेज में टेम्परेचर चेंज होता है। सेम फेज मतलब अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड में ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लिक्विड है तो लिक्विड में ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है, गैस है तो गैस में ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, जैसे हमने आइस को एनर्जी दी तो आइस पानी में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोला जाता है फेज चेंज। सॉलिड से लिक्विड में फेज बदल गया। लिक्विड को एनर्जी देंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो गई, वहां पे
लिक्विड से गैस में फेस चेंज हो गया। अब एक खास बात देखी जाती है कि जब ये फेस चेंज हो रहा होता है, जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, जहां पे दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड भी है लिक्विड भी है, वहां पर टेम्परेचर नहीं बदलता। ऐसे जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है तो जहां भी लिक्विड और गैस का कॉम्बिनेशन है वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लेकिन एनर्जी तो देनी पड़ती है। तो अगर वाटर है वो वेपर में हम कन्वर्ट करें तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी उसको। अब एनर्जी दे रहे हैं लेकिन फिर भी टेम्परेचर नहीं बदल रहा, तो वो एनर्जी कहां चली गई? तो एक्चुअली वो एनर्जी कहां चली जाती है? इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। जब फेस चेंज हुआ तो सॉलिड की कम काइनेटिक एनर्जी है, लिक्विड बना तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई। ऐसे लिक्विड जब गैस कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो वो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में चली जाती है। लेकिन हमें तो क्या दिखाई देता है या समझ आता है? टेम्परेचर, कि भैया टेम्परेचर तो उतना ही है, तो इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब हिडन, छुपी हुई हीट है, मतलब हमको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देगी वो, लेकिन वो बॉडी को मिली। उस बॉडी की हीट ने क्या किया? उसके इंटरनल चेंजेस किए, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड को गैस में। तो ये जो चेंज होता है इसको फेस चेंज बोलते हैं। फेस चेंज के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं, हिडन हीट बोलते हैं। क्यों हिडन बोलते हैं? क्योंकि वहां टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ फेस चेंज हो रहा है। तो ये थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। तो हीट रिक्वायर्ड फॉर द चेंज ऑफ फेज और स्टेट, तो फेज या स्टेट के चेंज के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसको क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट बोला जाता है। लेटेंट हीट को एल से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब इसमें फेज चेंज हो रहा है तो इसमें टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो टेम्परेचर चेंज की कोई टर्म भी नहीं आती। तो इसमें जो हीट रिक्वायर्ड है डेल्टा क्यू, वो किसके बराबर हो जाती है? एम इंटू एल। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल, या एल की बात करें तो डेल्टा क्यू बाय एम। तो एक्चुअली कोई भी लेटेंट हीट क्या होगी? अब देखो, अगर हम डेफिनेशन इधर से बनाना चाहें तो एम क्या हो गया? मास। एल डेल्टा क्यू के बराबर होगा कौन सी हीट? जो यूनिट मास का फेस चेंज कर दे। अच्छा, अब इसमें भी क्या होता है? जब फेस चेंज करना है तो कुछ चीजें हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, और फेज भी कहां पे चेंज होना चाहिए। अब देखते हैं, दो चीजें इसमें हम बात करेंगे अभी, एक वेपोराइजेशन, एक फ्यूजन, उसके हिसाब से। तो पहले हम लेटेंट हीट की डेफिनेशन इन जनरल समझ लें। द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस which changes its state at constant temperature is called the latent heat of the body। तो टेम्परेचर नहीं बदल रहा है वहां पे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब बॉडी का फेस चेंज हो रहा है उसके लिए जो हीट सप्लाई करनी पड़ती है उसको बोला जाता है लेटेंट हीट। अब इसमें दो स्पेशल केसेस आते हैं। एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मतलब जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो पहले हम फ्यूजन की बात करते हैं। अब देखो, फ्यूजन में क्या हो रहा है? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कहां कन्वर्ट होना चाहिए? उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होना चाहिए? फिक्स। तो उस हीट को लेटेंट हीट बोला जाता है। जनरली क्वेश्चंस में इतना सब स्पेसिफाई कर भी देते हैं, नहीं भी करते तो हम ये मान के चलते हैं, लेकिन डेफिनेशन वाइज अगर कहीं पे कोई हमें फंसाने की कोशिश करे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, तो ध्यान रखना है कि लेटेंट हीट में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है कहां पर? उसके मेल्टिंग पॉइंट पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसको लेटेंट हीट बोला जाता है, ठीक है। तो द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस which changes it from solid to liquid state at its melting point and 1 atmospheric pressure is called latent heat of fusion, ठीक है। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना किस पे? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके मेल्टिंग पॉइंट, उसको लेटेंट हीट बोला जाता है। अब आइस के लिए जो लेटेंट हीट है वो क्या होती है? 80। ये भी याद रखनी है हमको, कई बार गिवन होती है वैसे तो, बाकी जैसे अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो नहीं भी गिवन होगी, और बाई चांस एग्जामिनेशन में भी नहीं गिवन है, तो ये हमें आइस और वाटर वाली चीजें तो याद रखनी है। तो आइस के लिए, अच्छा इसको भी ऐसे याद मत रखो, मैं जो जनरली याद रखता हूं तो 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। वैसे वही बात है, केजी से किलो कट जाएगा, ठीक है, तो इसको ग्राम में याद रख सकते हैं, केजी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अगर बाई चांस जूल में जरूरत पड़ती है तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम को केजी में,
तो एसआई यूनिट में आ जाएगा। ये नहीं कि 80 एसआई यूनिट होगी, समझ आना, 80 वाली भी सीजीएस यूनिट ही है, लेकिन वो किलो कैलोरी में देगा। सीजीएस की बात कर रहे हैं तो हम किलो क्यों लगाएं, क्योंकि ग्राम सीजीएस यूनिट होती है, कैलोरी को हम सीजीएस बोल सकते हैं, तो इसलिए इस फॉर्म में याद रखना ज्यादा सही रहता है मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी सिमिलर है, बस इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, कहां पे, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। The heat supplied to a substance which changes it from liquid to vapor state at its boiling point and 1 atmospheric pressure is called latent heat of vaporization। ठीक है, तो वाटर के लिए कितनी होती है, 540 किलो कैलोरी पर केजी या 540 कैलोरी पर ग्राम, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब प्रैक्टिस करोगे तो एक्चुअली क्या होता है, ये जब भी प्रैक्टिस करना है तो हम क्या करते हैं, कई बार देख देख के यूज करते हैं, देख देख के मत करो। एक बार जब पढ़ रहे हैं उसको दिमाग में बैठा लो, जब क्वेश्चंस कर रहे हो तो अपने दिमाग से यूज करो, तो जितनी बार 2-4 क्वेश्चन में यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएंगी, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती याद करने के लिए। हाँ, बार बार कॉपी से देख देख के यूज करते रहोगे तो फिर याद करने में दिक्कत आएगी। तो कोई भी चीज है, फिजिक्स में तो क्या एप्लीकेशन होता है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमें रटना है, एक बार याद किया, क्वेश्चन करने बैठे अपने दिमाग से देखो आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आ रही तो हमने एक बार नोटबुक देख ली, फिर अगले क्वेश्चन में यहां भी जरूरत पड़ रही है उसको अपने दिमाग से लेकर आए, यूज करें, तो अपने आप वो दिमाग में छप जाएगी। ठीक है, और अगर कॉपी से देख देख के करते रहोगे तो फिर हमें क्या होता है, धीरे धीरे मतलब याद नहीं रहती चीजें, भूल जाते हैं पुराने और कंफ्यूजन होने लगते हैं, समझ नहीं आता है। अब यही वैल्यूज यहाँ पे हमने दे रखी है अलग से, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, स्टीम की 540 कैलोरी पर ग्राम, बाकी कन्वर्ट कर सकते हो जब जरूरत हो, जूल केजी जैसा भी करना हो। अब इसमें ये ग्राफ आता है इंपॉर्टेंट कि फेस चेंज का ग्राफ अगर हम बात करें तो देखो, अब क्या है, ये ग्राफ एक कॉमन ग्राफ है कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे टेम्परेचर है, तो हमारे पास बॉडी जो थी वो सॉलिड स्टेट में थी। तो अब ये ओ ए में देखो क्या हो रहा है, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर कब बढ़ता है, जब सेम फेज में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो अगर बॉडी सॉलिड थी तो ओ ए क्या बता रहा है, ओ ए बता रहा है सॉलिड स्टेट में टेम्परेचर का इंक्रीज होना, कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट में उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे उसका क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे वो सॉलिड किसमें कन्वर्ट होने लगा, लिक्विड में। तो ए बी क्या बता रहा है, सॉलिड टू लिक्विड फेस चेंज। यहाँ पे क्या है, हीट तो देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं हीट नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन वो हीट फेस चेंज करने में चली जाएगी, टेम्परेचर चेंज यहां पर नहीं होगा। अब पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड को और एनर्जी दोगे तो लिक्विड का टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू होगा। अब पूरा कब होगा, जब पूरा लिक्विड बन जाएगा, पूरा लिक्विड बन गया, अब उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। वो टेम्परेचर बन के कहां पहुंच गया, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट पे अब क्या ही, तो वहां से वो वेपर में कन्वर्ट होने लगी। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीट होगी वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाली आ जाएगी। तो सीडी क्या बता रहा है, सीडी बता रहा है लिक्विड से वेपर का फेस चेंज। एक बार पूरा वेपर बन गया, फिर और हीट दोगे तो वो वेपर का भी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कभी ग्राफ दिया हो तो इसमें कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, इसका आइडिया होना चाहिए। तो ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड स्टेट में टेम्परेचर चेंज को। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड फेस चेंज को। बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड स्टेट को। ठीक है, कि लिक्विड स्टेट में क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है जैसे जैसे हीट दे रहे हैं। सी डी जो है वो लिक्विड टू वेपर फेस चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी जो है वो वेपर स्टेट में जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इस तरह से इसमें चीजें होती हैं। अच्छा, इसमें कई बार ऐसे ग्राफ में हमें स्पेसिफिक हीट रिलेटेड चीजें भी पूछ लेते हैं। तो इससे हमने क्या देखा है, डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है, एम एस डेल्टा टी। तो जो एस है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, या चलो अभी हम बात कर लेते हैं डेल्टा टी की बात कर लेते हैं। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/ms इंटू डेल्टा क्यू। तो ये आ रहा है, तो एक्चुअली डेल्टा टी, ये टी वर्सेस क्यू का ग्राफ, बेसिकली वो डेल्टा टी वर्सेस डेल्टा क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा एक तरीके से, टी वर्सेस क्यू या डेल्टा क्यू टी वर्सेस क्यू ग्राफ। ठीक है, अब
जैसे हमारे पास फिक्स अमाउंट है, तो अगर मास फिक्स है तो एक तरीके से स्लोप स्पेसिफिक हीट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे मान लो एक फिक्स अमाउंट को ही गर्म कर रहे हैं, मान लो आइस थी -20°C पे, तो आइस को ही गर्म कर रहे हैं तो उसका मास तो फिक्स ही रहेगा। तो अगर मास फिक्स है तो एस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो इफ m इज कांस्टेंट तो स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू 1/s। तो कई बार क्या होता है, ऐसे ग्राफ में पूछ लेते हैं कि किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी। जैसे सेम मास के दो सब्सटेंस हैं, ऐसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वो हम किससे बता सकते हैं, उसके स्लोप से। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने अल्फा मान लिया, यहाँ पे इसको बीटा मान लिया, इसी में दो केस ले लें। तो सेम मास को, सेम अमाउंट को हम हीट कर रहे थे, तो अगर अल्फा बीटा से ज्यादा है, ठीक है, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा देन tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan बीटा हो जाएगा, यानी कि स्लोप ये ज्यादा हो गया। सो स्पेसिफिक हीट जो OA में आएगी वो कम हो जाएगी स्पेसिफिक हीट इन BC। तो ऐसे ग्राफिकली अगर हमको स्पेसिफिक हीट कोई पूछे तो हम ग्राफिकली इस तरह से उसको स्लोप से स्पेसिफिक हीट को बता सकते हैं। ये कब है, अगर मास सेम है। अगर मास भी अलग अलग कर दोगे तो m × s का प्रोडक्ट देख लेंगे, दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी हमें। अच्छा, अब लेटेंट हीट कैसे पता चलेगा? अब देखो, इसमें डेल्टा Q, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, m × L होता है। अब पूरे मास को पिघलाने के लिए जो हीट चाहिए वो हमारे पास डेल्टा Q है m। अब m तो सेम है, तो L जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, डेल्टा Q के। अब डेल्टा Q मतलब जितनी ज्यादा ये लेंथ होगी इसकी AB प्रोसेस की, जैसे जो लेंथ है, ये लेंथ है मान लो L1, ये लेंथ है मान लो L2, तो जितनी ज्यादा लेंथ है मतलब उतना ज्यादा डेल्टा Q है। तो डेल्टा Q ज्यादा है मतलब लेटेंट हीट भी ज्यादा हो जाएगी। तो इफ, ठीक है, L1 इज ग्रेटर देन L2, L1 L2 क्या है, लेंथ, देन लेटेंट हीट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ 2। तो ऐसे ग्राफ से हम स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, इनका आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ आना चाहिए, बाय चांस कभी ऐसा दे दिया तो ग्राफ क्या बता रहा है वो हमें पता होना चाहिए। ग्राफ से कैसे हम स्पेसिफिक हीट को रिलेट कर सकते हैं, लेटेंट हीट को रिलेट कर सकते हैं, इसका आइडिया हमें होना चाहिए। चलो, ये एक एग्जाम्पल है, इसको करो। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, स्टीम को किसमें कन्वर्ट करना है, आइस में, कितनी हीट रिलीज होगी। तो इसमें दोनों चीजें लगेंगी। जब सेम फेज में टेम्परेचर चेंज होगा तो ms डेल्टा T लगेगा, और जब फेज चेंज होगा तो m × L लगेगा। तो ये टुकड़ों में करना पड़ेगा। अब इसमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो स्टीम जब 200 से 100 तक आएगी तो वहां पे सेम फेज रहेगा, 100 पे वो पानी में कन्वर्ट होगी, वहां फेज चेंज होगा। इस तरह से करो, देखो किसका, देखते हैं किसका आंसर सही आता है, ट्राई करो खुद से। चलो देखो, इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए इसमें। तो क्या हो रहा है, कह रहे हैं 1 kg स्टीम है। ठीक है, तो अभी तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं तो पूरा लिख रहे हैं, बाकी इतनी भी जरूरत नहीं होती। तो 1 kg स्टीम है, किस पे है, 200°C पे। अब स्टेप्स क्या होंगे, डायरेक्ट स्टेप नहीं होगा, पहले ये एनर्जी रिलीज करेगा तो स्टीम की फॉर्म में रहेगा, 1 kg स्टीम। ठीक है, ध्यान रखना है, वाटर जो है वो क्या होता है, 0 से 100 तक वाटर रहता है, 100 पे स्टीम में कन्वर्ट होता है, फिर स्टीम में टेम्परेचर चेंज होता है। तो 200 से 100 तक पहले स्टीम की फेज में ही आएगा, सेम फेज में। यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। यहां पे स्पेसिफिक हीट किसकी आएगी, स्टीम की। अच्छा, ये क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अब स्टीम पे आ गया, अब स्टीम पे आने के बाद और हीट निकलेगी तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहां पे टेम्परेचर सेम ही रहेगा, 100°C। और यहां पे क्या लगेगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू ML, L कौन सा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाला। ठीक है, फिर वाटर बन गया। अब वाटर से और एनर्जी निकालोगे तो वाटर ही रहेगा लेकिन ठंडा होगा। तो 1 kg वाटर इस पे आ जाएगा 0°C पे। यहां पे फिर से क्या लगेगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू MS, S किसका, वाटर का, MS डेल्टा T। अब वाटर में से और एनर्जी निकालोगे तो वाटर अपने किस पे आ चुका है,
मतलब ये जो आइस का जो अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है उस पर, तो इसमें से हीट निकालोगे तो अब ये वाटर आइस में कन्वर्ट होगा, तो 1 kg आइस। टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या लगेगा, फिर से डेल्टा Q इज इक्वल टू m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, फिर आइस को और ठंडा करना है, 22 तक ले जाना है, तो 1 kg आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे क्या लगेगा, यहां पे लगेगा फिर से m s ऑफ आइस इंटू डेल्टा T। तो ये हमारे पास ऐसे रिलेशंस आएंगे। अब इनकी वैल्यूज लिख लें हम सबकी। तो m तो 1 ही है, किलोग्राम है तो किलो कैलोरी में आ जाएगा। s किसके लिए, स्टीम के लिए। स्टीम का कितना होता है 1/2, डेल्टा T 100। ठीक है, तो 100 इंटू 1/2 आ गया 50, तो 50 किलो कैलोरी ये हो जाएगा। फिर m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन की होती है 540, 540 इंटू 1, तो 540 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इसी तरीके मैं कह रहा हूं कि कैलोरी में कैलकुलेशन करो। कई बार हम जूल में करने लगते हैं, वो नहीं, एंड में कन्वर्ट कर दो, कैलोरी में आसान रहती है कैलकुलेशंस। फिर 100 वाटर, वाटर में ये ms डेल्टा T, तो m कितना हो गया 1, s कितना हो गया यहाँ पे 1, डेल्टा T 100, तो ये आ जाएगा 100 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे 1 kg m इंटू LF होता है 80, 80 इंटू 1 kg 80 किलो कैलोरी यहाँ रिलीज होगी। तो यहाँ पे m तो 1 kg ही है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 1/2, डेल्टा T 20, 20 का आधा 10, क्या रहेगा 10 किलो कैलोरी। अब इन सबको ऐड कर दो कि टोटल हीट जो रिलीज हुई, तो डेल्टा Q रिलीज। ठीक है, तो ऐड कर लो 540 और 50, 590 और 10, 600, 100, 700, 780, तो 780 किलो कैलोरी इतनी हीट रिलीज होगी। और अगर इसका रिवर्स करते कि आइस थी -20 पे, उसको स्टीम पे ले जाना होता 200 डिग्री पे, तो इतनी देनी पड़ती। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशंस करना आना चाहिए। तो ये इन्होंने ऐसे लिख कर दिया। ठीक है, उसको तो बस हमें तो ये दिमाग में करनी है कैलकुलेशन, समझाने के लिए हमने इतना लिखा है। बाकी तो सीधे की भाई पहले स्टीम ठंडी होगी 100 पे आएगी तो क्या हीट रिलीज होगी, फिर स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगी तो क्या होगी, और फटाफट ऐसे आंसर्स निकालना आना चाहिए। अब कैलोरीमेट्री, हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं कैलोरीमेट्री, तो हमने अभी तो कुछ टर्म्स पढ़ी। अब कैलोरीमेट्री क्या होता है, कैलोरीमेट्री होता है बेसिकली चीजों को मिक्स करना। एक वेसल होता है, उस वेसल में क्या करते हैं हम चीजों को मिक्स करते हैं, उस वेसल को बोला जाता है कैलोरीमीटर। उसमें चीजों को मिक्स करते हैं और देखते हैं हीट के एक्सचेंज को, समझते हैं कि कितनी हीट एक्सचेंज होगी, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो हीट या हीट का एक्सचेंज का जो मेजरमेंट है कि कैसे हीट एक्सचेंज होगी जब बॉडीज मिलेंगी, दैट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। अब इसमें एक होता है लॉ ऑफ मिक्सचर। अच्छा, ये हम जो अभी लॉ ऑफ मिक्सचर की बात कर रहे हैं, कब है, जब सेम फेज में चीजें रहती हैं, नो फेज चेंज, फेज का चेंज नहीं होता इसमें। ठीक है, जैसे हमने एक आयरन की बॉल है, आयरन की बॉल को गर्म करके पानी में डाल दिया, अब आयरन आयरन ही है, पानी पानी ही है, ना तो वो भाप बन रहा है ना बर्फ बन रहा है, तो फिर हम उसके लिए एक रिजल्ट डिराइव कर लेते हैं और उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है उस केस की अभी हम बात कर रहे हैं। तो when two substances at different temperature are mixed together, then exchange of heat continues to take place till their temperature become equal। ये तो यूनिवर्सल लॉ है, इसमें फेज चेंज हो रहा हो तो भी, कि अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे सब्सटेंसेस हैं, उनको मिक्स किया जाता है, तो उनमें हीट का आदान प्रदान होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। ठीक है, दिस टेम्परेचर इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, ये फाइनल टेम्परेचर। ये तो फेज चेंज में भी ऐसा होगा, लेकिन ये जो आगे हम रिलेशन डिराइव कर रहे हैं वो किसमें बात कर रहे हैं, जहां पे अभी फेज चेंज नहीं हो रहा है, सेम फेज में चीजें हो रही हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, हीट टेकन बाय वन सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट गिवन बाय अनदर सब्सटेंस। तो इसमें क्या मान रहे हैं कि हमें एक सब्सटेंस है हमारे पास, दिस इज substance 1 and this is substance 2।
इसका मास है m1, स्पेसिफिक हीट है S1, टेम्परेचर है T1। ठीक है, इसका मास है m2, स्पेसिफिक हीट है S2, टेम्परेचर है T2। हमने इन दोनों को मिक्स किया। अब मिक्स करने के बाद एक कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा, दैट इज Tm, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो हम इसको निकालने में इंटरेस्टेड है या रिलेट करने में इंटरेस्टेड है। अब मान लो T1 T2 से ज्यादा था, ठीक है, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ऑब्वियस बात है जो ज्यादा है वो एनर्जी देगा, जो कम है वो एनर्जी लेगा। तभी हमने देखा कि अगर सेम फेज में हीट जो होती है वो क्या होती है, ms डेल्टा T। तो क्या बोल रहे हैं, हीट टेकन बाय वन सब्सटेंस, ठीक है, इज इक्वल टू हीट गिवन बाय अनदर सब्सटेंस। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो हीट देगा, कितनी देगा, m1 s1 T1 माइनस टी, हीट देगा तो ऑब्वियसली बात उसका टेम्परेचर घटेगा, तो T1 माइनस टी एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी। तो m1 मतलब सब्सटेंस 1 ने हीट दी, कितनी हीट दी, m1 s1 इंटू T1 माइनस टी। दूसरे सब्सटेंस ने हीट ली तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो Tm ज्यादा होगा, तो हीट लेने वाली कितनी हो जाएगी, m2 s2 Tm माइनस T2। ठीक है, ये चीज यहां पे बनी हुई थी जो मैंने बनाई। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो है ये कितना आ जाएगा, यह रहेगा m1 s1 T1 प्लस m2 s2 T2 अपॉन m1 s1 प्लस m2 s2। ठीक है, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, अब ये 2 के लिए है, इसको 3 के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, ऐसे इसको रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हो, 3 हो 4 हो तो प्लस m3s3 T3 अपॉन m3s3, इस तरह से और चीजें ऐड हो जाएंगी। तो ये हम डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन कब, जब सब्सटेंसेस सेम फेज में रहते हैं, उनका फेज चेंज नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो इसको एज ए रिजल्ट भी याद रखना है, बाकी कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि एक जितनी हीट देगा दूसरी उतनी लेगा, मतलब अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, जो कि हम नहीं मानते जब तक कुछ बताया नहीं है तो। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि जनरली एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है सराउंडिंग्स में, तो जितनी हीट एक सब्सटेंस देगा दूसरा उतनी लेगा, और इस तरह से हम फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें कई बार ये होता है कि टेम्परेचर तो सर मिड वाला टेम्परेचर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 10 डिग्री पर कोई चीज है दूसरी 20 पर है तो टेम्परेचर 15 डिग्री आ जाएगा, नहीं, वो कई सारे चीजों पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, स्पेसिफिक हीट पे। हाँ, अगर आइडेंटिकल मासेस हैं, आइडेंटिकल स्पेसिफिक हीट हैं, तो टेम्परेचर मिड पॉइंट वाला आ जाएगा, मतलब m भी सेम है, s भी सेम है। ठीक है, जैसे कॉमन सेंस ये मान लो 100 डिग्री पर पानी है, अब तुम उसमें एक ग्लास पानी डाल दो 0 डिग्री वाला, तो क्या 50 हो जाएगा टेम्परेचर, नहीं, क्यों, स्पेसिफिक हीट बराबर है लेकिन मास बराबर नहीं है। हाँ, एक बकेट में 100 डिग्री वाला पानी है, एक बकेट में उतना ही 0 डिग्री वाला है, उन दोनों को मिला दोगे तो टेम्परेचर बीच वाला हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, कॉमनली ऐसा थॉट आता है, सर टेम्परेचर तो मिडिल हो जाना चाहिए, क्वेश्चन में कई बार करते वक्त हम हाँ 0 वाला और 50 वाला मिलाए तो 25 हो जाना चाहिए, तो सिर्फ ऐसा नहीं है, वो मास पर भी डिपेंड करेगा, उनकी स्पेसिफिक हीट पर भी, कितनी क्वांटिटी हम मिला रहे हैं। चलो, ये एक सवाल है, इसको करो, देखो क्या आंसर आता है। सर, हाँ सर जैसे अभी आपने कहा कि वो फॉर्मूला हम 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो सर मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए वो कैसे आएगा वो फॉर्मूला, मतलब सर 3 ऑब्जेक्ट्स में तो ऐसा केस जैसा हो जाएगा ना कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर सबसे हाई है, एक का मिड होगा, एक का सबसे कम होगा, तो सर जिसका सबसे हाई होगा वो तो मतलब ऑब्वियसली देगा टेम्परेचर, मतलब हीट देगा, और सर जिसका लो होगा कम होगा सबसे, वो लेगा। सर मिडिल वाला तो कुछ भी कर सकते हैं ना, करने दोनों से फर्क नहीं पड़ता ना, अगर वो देगा तो भाई यहां पे उसकी टर्म आ जाएगी, मान लो T3 माइनस TM आ जाएगा, अगर वो लेगा तो यहां आएगा तो TM माइनस T3 आएगा, उसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो रहेगा तो सेम ही चीज, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं लिख के बता देता हूं, अगर भाई तीसरा है वो हीट एनर्जी दे रहा है, तो दे रहा है तो क्या आ जाएगा, m3s3 T3 माइनस T, क्योंकि दे रहा है तो जो फाइनल टेम्परेचर वो कम वाला आएगा, तो वो चीज इधर ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर वो ले रहा है एनर्जी तो वो इधर ऐड हो जाएगी, मतलब कहीं भी एक तरफ ऐड होगी, दोनों तरफ मत कर देना, तो m3s3
यहाँ ऐड होगी तो वो Tm माइनस T3 हो जाएगा। तो बात तो सेम है, इसको यहाँ ले जाओगे अगर बाई चांस तो ये माइनस के साथ जाएगा, तो माइनस को अंदर ले जाओगे तो T3 माइनस Tm। तो इट डजंट मैटर। तो हमको ये पता भी नहीं है कि वो लेगा देगा, तो भी हम तो मान ले कि वो दे रहा है। ऑटोमेटिकली अगर वो ये टर्म पॉजिटिव आ गई तो वो दे रहा होगा, अगर ये टर्म नेगेटिव आ गई तो वो ले रहा होगा। तो उससे हमारी कैलकुलेशन पे फर्क नहीं पड़ता। जब हम वेरिएबल में बात करते हैं हम तो मान लें कि वो दे रहा है। इनफैक्ट हम तो क्या करते हैं, कई बार ये भी नहीं बोलते, हम तो बोलते हैं मान लो सारे ही दे रहे हैं, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमने तो बोल दिया कि मान लो सारे ही एनर्जी दे रहे हैं, लेट ऑल आर लूजिंग एनर्जी, सबने एनर्जी लूज करी। एक ने कितनी लूज करी, m1 s1 t1 माइनस tm। तो हम दिमाग लगाना ही नहीं चाहते, भाई इसने लूज करी। दूसरे ने कितनी लूज करी, m2 s2 इंटू t2 माइनस tm। तीसरे ने कितनी लूज करी, m3 s3 इंटू t3 माइनस tm। लेकिन ये जीरो होना पड़ेगा, भाई सारे लूज कर रहे हैं तो सारा लॉस तो जीरो होगा ना। मतलब एक लॉस करेगा तो ऑब्वियसली दूसरा गेन करेगा। तो हम तो बोले सभी लॉस कर रहे हैं, तो एनर्जी तो लॉस तो हो नहीं रही। तो हमने तो मान लिया सब लॉस करते हुए कि सब लॉस कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, जीरो। तो ऑटोमेटिकली इसमें कुछ टर्म्स पॉजिटिव आ जाएंगी। तो जो पॉजिटिव आएंगी मतलब वो लॉस कर रहे होंगे, कुछ नेगेटिव आ जाएंगी वो गेन कर रहे होंगे। तो ऑब्वियस सी बात वही हो जाएगी कि जितना लॉस हो रहा है उतना गेन हो रहा है। तो कई बार हम दिमाग लगाएं कि यार ये लॉस कर रहा है या नहीं, दो में तो क्लियर होता है, 3 4 में क्लियर नहीं होता। हम तो ऐसा मान लेते हैं कि मान लो सारे ही लॉस कर रहे हैं। अब दिमाग ही नहीं लगाना कौन लॉस कर रहा है कौन गेन। ऑटोमेटिकली अपने आप जो टर्म पॉजिटिव आ जाएगी वो लॉस कर रही होगी, इसमें से जो नेगेटिव आ जाएगी वो गेन कर रही होगी। लेकिन इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो इसमें Tm वाली टर्म एक तरफ ले जाओ तो वैसे रिलेशन आ जाएगा, m1 s1 t1 वाली टर्म ऊपर आ जाएंगी सारी, नीचे m1 s1 प्लस m2 s2 टाइप की टर्म आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है अब? यस सर, ओके सर। चलो अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। चलो तो अच्छी बात है, सब लोग सही कर रहे हैं, गुड। तो देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे किया हुआ है, मैं उसको डायरेक्ट समझा देता हूँ। तो क्या बता रखा है यहाँ पर हमको कि इक्वल मास है, 3 लिक्विड्स हैं ए बी सी। टेम्परेचर कितना था, एक का 10, एक का 15, एक का 20। ठीक है, तो हमने बना दिया 3 लिक्विड्स हैं ए बी सी, तीनों का मास सेम है। स्पेसिफिक हीट ऑब्वियस ही बात है अलग अलग होगी। एक का टेम्परेचर 10, 15, 20 था। क्या कह रहे हैं, ए और बी को मिक्स करने पे टेम्परेचर 13 हो जाता है, बी और सी को मिक्स करने पे 16 हो जाता है। तो ए और सी को मिक्स करने पे क्या होगा, उसको हमने थीटा बोल दी। सॉरी, अब ए और बी को मिक्स करने पे जो इक्वेशन बनेगी, तो ए बी, तो बी जो है वो क्या करेगा, एनर्जी देगा, ए वाला एनर्जी लेगा। तो ए ने कितनी एनर्जी ली, m(s1) इंटू 13 माइनस 10। ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली वो भी लिख सकते थे, m1 s1 t1, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली s1 s2 में रिलेशंस निकालने पड़ेंगे हमें। तो ए वाले ने एनर्जी ली, बी वाले ने दी, उससे रिलेशन आ गया 3s1 इज इक्वल टू 2s2। फिर जब बी और सी को मिक्स करेंगे तो बी एनर्जी लेगा, सी देगा। ठीक है, तो बी और सी में क्या आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा s2 इज इक्वल टू 4s3। कैसे आया भाई, बी का मास कितना है, बी का मास m है, s2, उसने एनर्जी लेके टेम्परेचर हो गया 16, तो 16 माइनस 15 1 हो गया, इज इक्वल टू m(s3), उसने एनर्जी दी कितनी, 20 से उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये आ गया, तो m से m कट गया। ठीक है, तो 1s2 इज इक्वल टू 4s3, ये आ गया। तो ये रिलेशन आ गया। अब c और a को मिक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो m तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो s1 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस 10, ये एनर्जी लेगा ऑब्वियस ही बात है, और ये देगा, तो s3 इंटू 20 माइनस थीटा। अब s1 को भी हम क्या करेंगे, देखो s1 s3 दोनों को सेम टर्म्स में लिख दे, तो s1 को भी s2 की टर्म्स में लिख दें, s3 को भी s2 की टर्म्स में लिख दें। देखो इसके आगे अगर किसी को कंफ्यूजन है तो s1 को हमने क्या लिख दिया यहां से, 2s2/3 इंटू थीटा माइनस 10 इज इक्वल टू s3 इज इक्वल टू s2/4 इंटू 20 माइनस थीटा। तो s2 से s2 कट गया, तो यह रहेगा 8 थीटा माइनस 80 इज इक्वल टू 60 माइनस 3 थीटा। तो 11 थीटा इज इक्वल टू 140, तो थीटा इज इक्वल टू 140/11, ये टेम्परेचर आ जाएगा। तो ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सबने सही किया था जिन्होंने भी आंसर बताया है, वेरी गुड।
चलो एक ये है, अच्छा ये तो डायरेक्ट जो अभी हमने पढ़ा वही फॉर्मूला पूछा इन्होंने कि 3 लिक्विड्स हैं तो कॉमन टेम्परेचर क्या होगा। तो 3 के लिए जो अभी हमने बात कर रहे थे क्या आ जाएगा, M1S1T1 प्लस M2S2T2 प्लस M3S3T3 अपॉन M1S1 प्लस M2S2 प्लस M3S3। तो ये वही टोटल हीट गेन और लॉस को हम डायरेक्टली जीरो कर सकते हैं ऐसे केसेस में और उससे आंसर निकाल सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। चलो इसमें देखो थोड़ा सा क्या करना है। अब ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है क्योंकि यहां पर फेस चेंज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन तो आसान ही है लेकिन समझने वाली बात यह है कि अब डायरेक्ट फॉर्मूला या डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लगेगी। तो क्या करें, 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कैन मेल्ट हाउ मच आइस। तो आइस तो खूब सारी है और वो मेल्ट होके भी टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। यानी कि ये जो स्टीम है ये 0 डिग्री तक चली जाएगी। उसमें जो एनर्जी ये लूज करेगी वो एनर्जी कितनी आइस को पिघला सकती है। ठीक है, तो एनर्जी कितनी ये स्टीम लूज करेगी। तो ठीक है, एनर्जी लॉस्ट जो होगा बाय स्टीम कहां तक के लिए, 0 डिग्री तक जाने के लिए ध्यान रखना है। तो 1 ग्राम अभी किस पे 100, तो 100 से एनर्जी लूज करेगी तो वाटर में कन्वर्ट होगी पहले। तो 1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ, यहां पे आएगा हमारे पास वेपोराइजेशन दैट इज 540 इंटू, ठीक है ना, तो m इंटू एल आ जाएगा यहां पे सीधे। ये हो गया स्टीम किस में कन्वर्ट हुई, वाटर में। अब वाटर 100 से कहां जाएगा, 0 डिग्री तक, वहां लगेगा m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। ये वाटर हो गया 0 डिग्री में। अब वाटर को आइस नहीं बनाना, ठीक है, वाटर 0 पे आ गया तो बस वो आइस को पिघलाएगा तो आइस भी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इतनी एनर्जी स्टीम लूज करेगी 0 डिग्री तक जाने में। ठीक है, मतलब कहां से कहां जाने में, 100 डिग्री पे स्टीम से 0 डिग्री के वाटर में जाने में। क्योंकि जब भाई 0 पे आइस है, 0 पे वाटर है तो वो इक्विलिब्रियम तो मेंटेन हो ही जाएगा। लेकिन जो एनर्जी मिली थी वो एनर्जी क्या करेगी, आइस को पिघला देगी। कितनी आई है हमारे पास, 640 कैलोरी। अब मान लो लेट m ग्राम आइस मेल्ट्स, तो अगर आइस का m ग्राम मेल्ट करता है तो डेल्टा Q इज इक्वल टू ml हम लगा देंगे। तो कितना डेल्टा Q है, 640, m निकालना है, l कितना है 80। ठीक है, यहां का आएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो m इज इक्वल टू 8 ग्राम आ जाएगा। तो 1 ग्राम स्टीम अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो वो 8 ग्राम आइस को पिघला सकती है। ध्यान रखना है, पिघला के टेम्परेचर 0 ही रहेगा, ये नहीं कि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। तो आइस और वाटर का मिक्सचर ही रहेगा, तो 8 ग्राम आइस को वो पिघला सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है इसका सॉल्यूशन भी हमने यहाँ पे दे रखा है, इसको देख सकते हैं। तो ये कैलोरीमेट्री में ये सब चीजें आती हैं कि हमें स्पेसिफिक हीट का आइडिया होना चाहिए, हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फिर लेटेंट हीट का आइडिया होना चाहिए, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, एक ने हीट दी दूसरे ने हीट ली, इन सब चीजों में। ठीक है, 1-2 टर्म और हमने देखी, वाटर इक्विवेलेंट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो कैलोरीमेट्री वाला पार्ट इतना ही है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे आज एंड करते हैं, फिर थर्मल एक्सपेंशन को अब हम नेक्स्ट क्लास में ही शुरू करेंगे।